चलिए आज हम लोग बात करते हैं एस्टेट की एग्जाम जो 2020 में हुए थे। ठीक है, जैसे फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ तो जो क्वेश्चन बैंक में आपका दिया गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, ठीक है, तीनों को एक साथ मिला के दिया है। उसमें से जो सेपरेट किए हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के भी आ जाए, कुछ बायो के भी आ जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे है, तो आराम से समझ के बनाएगा। इजी क्वेश्चन पेपर था 2020 का एज रिस्पेक्ट टू 2011 के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है, एक अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भारहीनता का अनुभव इनमें से किसके कारण होता है। देखिए, अंतरिक्ष यान जो हमारा घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, वो मुक्त रूप से गिर रहा होता है। ठीक है, तो भारहीनता किसके लिए, मुक्त रूप से गिरने के कारण। तो सिंपल सा कहते हैं, शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा अंतरिक्ष यान क्या करता है, भारहीनता का अनुभव करता है। उम्मीद है छोटा सा चीज है, याद रहेगा। तो पहला का हो जाएगा बी। दूसरा, वातावरण की वह परत जो पृथ्वी के सबसे करीब होती है। तो वातावरण की जो परत सबसे करीब होती है उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर याद रखेंगे। तो किधर है भैया, क्षोभ मंडल। दूसरा का हो जाएगा डी। तीसरा, एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा से चलता है और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, पंखा चल रहा है देख रहे हैं आप, तो कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, जबकि हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, वो हीटर होता है हमारा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो मोटर होता है। और विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसको विद्युत जनित्र या डायनमो कहते हैं। सब याद रखना है, सब इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा का हो गया बी। चौथा, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, याद ही है, तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो पिंड पर लगने वाले उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है। देखिए, उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, जिसके कारण वो भारहीनता का अनुभव करता है, मतलब कम वजन दिखता है। जैसे लोटा को आप पानी से बाहर निकाल के उसके पानी, लोटा में पानी भरा हो उसको पानी के बाहर निकालो तो भारी लगता है, जबकि वही पानी के अंदर रहेगा तो क्या लगता है, हल्का लगता है। जबकि उसके भार के कारण जो हमेशा जो दिशा होती है वो नीचे की तरफ, जबकि उत्प्लावन बल के ऊपर की तरफ। तो कह सकते हैं सिंपल सा अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा होता है। तो पांचवा का आंसर ए। छठा, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, दिख भी रहा है कुछ क्या, इसको सब कुछ काला काला दिखेगा, तो काला काला दिखेगा, तो काला। छठा का सी। सातवां, पर्वतों पर जल डैश तापक्रम पर उबलता है। ठीक है, देखिए पर्वत पर जब आप जाओगे तो पर्वत पर क्या होता है, जो दाब होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, वही प्रेशर कुकर में बात करें तो वहां पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में दाब क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके वजह से वहां पे बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर में, सॉरी ये इसको थोड़ा सा ऊपर, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके वजह से वो जल्दी बॉयल नहीं होता है और खाना जल्दी पकता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा है। किधर गया भैया, तो जल कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। प्रेशर कम होने की वजह से वो पहले उबलना शुरू कर देगा, मतलब 100 से कम पे, तो 100 के नीचे। तो सातवां का ए। आठवां, किसी वस्तु का संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो भैया दोनों पर निर्भर करता है, जो संवेग होता है m/v। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, याद रखना है। आठवां का क्या हो गया हमारा सी। नेक्स्ट की बात करें तो वायु में ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे क्या होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे या अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि जो प्रकाश होती है वो हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव होता है। तो ये हमारा क्या होगा, अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग की क्या खूबी होती है, इसको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं चल सकती है,
ओके, तो मतलब जो हमारी ध्वनि है निर्वात में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, जबकि प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह निर्वात में भी चलेगी और माध्यम में भी चलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नौवां का सी। 10th, ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है, वो करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पुष्टि करता है। तो कह सकते हैं ऊष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? कि ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है एक से दूसरे में, या रूपांतरित किया जा सकता है, जैसे कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे बैटरी करता है हमारा। ठीक, एकदम आसान सा चीज है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अनुपालन करता है, पुष्टि करता है। 10वां का ए। खगोलीय इकाई औसत, खगोलीय इकाई औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है। चलिए, खगोलीय इकाई क्या होते हैं? सिंपल सा खगोलीय इकाई का मतलब है कि सूर्य के केंद्र से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। तो कह सकते हैं खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को कहते हैं, जिसका मान कितना होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो 1 AU से इसको लिखते हैं, तो क्या सकते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा नहीं, पृथ्वी और सूर्य की दूरी, मतलब 11 का ए। एकदम आसान सा है, इस सबको याद रखिए। पूछे हुए तो हो सकता है इसके बाद कुछ अच्छा सा पूछ दे। तो 11 का क्या हो गया हमारा? ए। 12, दो वस्तुओं के बीच ताप प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। जो बॉडी गर्म होगा उससे निकलेगा, ठीक है, और कहां को जाएगा? ठंडे वाले की तरफ जाएगा। तो कह सकते हैं ताप का प्रवाह कहां से होता है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। तो कह सकते दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से कम तापमान वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो उनके तापमान, तो हमारा क्या हो जाएगा? 12 का सी। पानी में हवा के बुलबुले किस वजह से चमकता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़े होंगे आपको, 10th में भी है, 12th में भी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिए या कुल आंतरिक परावर्तन कहिए। देखिए, आपको यह थोड़ा बहुत चमकता हुआ प्रैक्टिकली भी देखे होंगे, तो यहाँ भी इमेज में भी दिख रहा है, थोड़ा चमक रहा है, लाल पीला हरा। नेक्स्ट, स्त्री में गर्म होने वाले तत्व क्या कहलाता है? स्त्री मतलब आयरन के अंदर जो हमारा होता है वो नाइक्रोम होता है, सिंपल सा है। बाकी कॉपर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? विद्युत केबल या तार बनाने में। टंगस्टन का बल्ब का जो फिलामेंट, विद्युत बल्ब 100 वाट का पहले आता था, उसके अंदर उसका फिलामेंट किसका बना था? टंगस्टन का। जबकि मिका का उपयोग किया जाता है गर्मी प्रतिरोधक। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर कुछ रखा हुआ और वो बहुत गर्म है, तो उसको बाहर नहीं चाहते आना, तो उसको जो जिस भी बर्तन में रखा हो उसमें मिका का लपेट दीजिए, तो आपको क्या होगा? बाहर नहीं आएगा, इंसुलेशन की तरह काम करेगा। वही नाइक्रोम हमारा क्या होता है? हीटर के तार, मतलब जैसे गीजर में कह सकते हैं, वहां भी नाइक्रोम यूज होता है। आयरन जो हमारा है उसमें भी नाइक्रोम यूज होता है, तो यही चीज है। तो नाइक्रोम हो जाएगा 14 का डी। 15, केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है। बर्फ कितने में पिघलता है या जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डिग्री सेंटीग्रेड में 0 होगा, जबकि केल्विन में कितना? 273.15 केल्विन पे। वही हम फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये याद रखेंगे, ये पूरा टेबल, ठीक है, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15। तो अब वही हमारी बात होती, कितना उबलता कितने पे है? तो 100 पे उबलता है, और ये हमारा फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 373.15। तो चूंकि हमारा पिघलने की वो बात कर रहा है, तो पिघलता कितने पे? 0 पे, मतलब 273.15। 273.15 नहीं दिया है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 15 क्या हो जाएगा हमारा? बी। एकदम आसान सा चीज है। 16, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में मोटे ईंटों की दीवार का उपयोग क्यों किया जाता है? ईंट क्या होता है? विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है। ओके, जैसे देखते होगे कोई भी चीज लेके आइए और ईंट पे रख दीजिए तो ईंट जल्दी गर्म नहीं होने वाला चीज होता है। तो इसी वजह से तो कह सकते हैं ईंट क्या होता है? ताप के कुचालक होते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। 17, वायु दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वायु दाब को जिससे मापा जाता है उसको बैरोमीटर कहते हैं।
तो बैरोमीटर किधर है भैया, यहाँ है। जबकि सिस्मोग्राफ से हम लोग किसको मापते हैं, भूकंप को, और स्फेरोमीटर से गोले की त्रिज्या को मापा जाता है। तो यहाँ हमको वायु दाब की बात कर रहा है, तो बैरोमीटर। एकदम आसान आसान क्वेश्चन 2020 से पूछा गया था, तो थोड़ा सा याद रखिए। और ये तो पक्का जो टेबल में लिखा गया उसको तो एकदम अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, पता ही है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, तो कह सकते हैं पास्कल, या इसी को पास्कल को ही बोला जाता है न्यूटन पर मीटर। तो किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अविलंब बल को दाब कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का, प्रति वर्ग मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दाब का, फोर्स बाय एरिया, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। कहीं लिखा है, चलिए नहीं लिखा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फोर्स बाय एरिया। 18 का बी। 19, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो घूर्णन जो मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है घूर्णन आवृत्ति। तो यह किधर है भैया, स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। बाकी जैसे बैरोमीटर से अभी जस्ट पीछे भी क्वेश्चन में था, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता, एनेमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। तो ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट समझ के रखिए। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी। 20, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है, 98 फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है, तो कह सकते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मली 98.6 फ़ारेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है आमतौर पे। जो बुखार कहा जाता है वो 100 प्लस जब जाता है फ़ारेनहाइट, हमारा जो ये जो स्केल दिखाता है वो फ़ारेनहाइट में ही हमेशा दिखाता है, डिग्री में नहीं दिखाता है। पर ये मत मान लीजिए कि 98 डिग्री 100 पे पानी उबल जाता है, 98 यदि किसी आदमी का ताप हो जाएगा तो उसका क्या उबलेगा आप समझ सकते हैं। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में 20 का ए। 21, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या होती है हमारे, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी। ध्रुवण की घटना क्या होती है, जैसे ये हमारा एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक हमारा विद्युतीय क्षेत्र, जो ही ये पोलराइड से गुजरता है तो सिर्फ एक को ही पास करता है, दूसरे वाले को रोक देता है। तो इसी से पता चलता है कि हमारा क्या है, ट्रांसवर्स वेव होते हैं हमारे। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग का प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी का होता है। 2011 में भी पूछा है, इसमें भी पूछा है, यहाँ भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा बैंगनी का। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 22 का डी। 23, आइरिस का क्या काम होता है। आइरिस जो होता है, देखिए मांसपेशी जो होती है इसी को कहा जाता है आइरिस। इसका काम होता है जो बीच में जो पुतली हमारा है उसको आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा करना, जिससे क्या प्रकाश जो आंखों में आएगी उसकी तीव्रता को कम ज्यादा करना। ये आइरिस का मेन काम होता है। तो कह सकते हैं ये किस चीज को, मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस करता है। तो कह सकते हैं आइरिस, जिसका काम आंख के पुतली के व्यास को नियंत्रित करना होता है, और आइरिस रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, एकदम आसान सा है, मतलब 2020 में बोला जाए ना आसान क्वेश्चन पूछा है एज रिस्पेक्ट टू 2011। नेक्स्ट, पनडुब्बी में से किस यंत्र द्वारा मनुष्य समुद्री सतह पर वस्तु को देख सकता है। देखिए ये हमारा पनडुब्बी, ठीक है, यहां से हमको देखना है समुद्री सतह के ऊपर कोई जहाज आ रहा है तो किससे देखा जाता है, वो देखा जाता है पेरिस्कोप से। ठीक है, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है पनडुब्बी वगैरह में। दूसरा हमारा टेलीस्कोप का दूर की वस्तु को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप का छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, और जायरोस्कोप का वस्तु के कोणीय स्थिति, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए हमको किसको, जायरोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये चारों याद रखना है कि जो भी ऑप्शन दिए सारे के सारे किस काम में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, समय कम है तो याद रखते चलिए। 24 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, किस यंत्र से नमी मापी जाती है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर, तो नमी या आर्द्रता एक ही चीज होती है। उसी तरह हाइड्रोमीटर का घनत्व मापने के लिए गैल्वेनोमीटर, धारा मापने के लिए थर्मामीटर को
ताप मापने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखना है, एकदम छोटा छोटा चीज सब है। तो 25 का क्या हो जाएगा, ए 26। वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु तो कौन सा यंत्र, अभी जस्ट इसमें था नहीं, चलो बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो कह सकते हैं किधर भैया, बैरोमीटर, थर्मामीटर को ताप में, सिस्मोमीटर को भूकंप के लिए। तो हमारा क्या मापना है, वायुमंडल का दाब, तो बैरोमीटर से माप लेंगे। एकदम आसान सा चीज है, याद रखना है पूरा का पूरा। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि एक ऊर्जा होती है, कह सकते हैं ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से होती है, ठीक है। और ये ऊर्जा है, दूसरी बात किस टाइप का तरंग है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसका हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर होती है। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि के गमन के लिए मतलब चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। 27 का ए। चलिए 28, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने नापा था। याद रखना, ये तो नाप दिया तो नाप दिया, ठीक है, तो रोमर साहब थे। तो कह सकते हैं 28 का सी। 29, यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उस पदार्थ को प्रतिकर्षित करेंगे। तो उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित, उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा, बी। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना है। तो 29 का बी। 30, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के लिए, इससे पहले भी कई बार आ चुका है। तो सिस्मोग्राफ का भूकंप मापने के लिए, बाकी सब तो आपको याद रखना है कि स्पीडोमीटर वाहन की गति, एनीमोमीटर वायु की गति, हवा का दबाव बैरोमीटर, ताप को थर्मामीटर से मेजर करते हैं। रेडियो एक्टिव आणविक परावर्तन में किस प्रकार के तरंगे या किरणें उत्पन्न होती है, तो वो हमारी होती है पराध्वनिक, अल्ट्रासोनिक जो हमारी होती है वो होती है, निकलती है। तो 31 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻10, मतलब 1 एंगस्ट्रम कह सकते हैं। यदि 10⁻⁻10 बोल दीजिए, या इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। जबकि यदि नाभिक की बोली जाती है तो नाभिक की हमारी क्या होती है 10⁻−15 मीटर या 1 फर्मी बोला जाता है, ठीक है। 10⁻−15 नाभिक के लिए, 10⁻−10 या 1 एंगस्ट्रम किसके लिए, परमाणु के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का बी। चलिए 33, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। वर्षा की जो बूंदे होती है गोलाकार क्यों होती है, सतह के तनाव के कारण। तो कह सकते हैं सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, पृष्ठ तनाव या सतही तनाव के कारण। 33 का ए। 34, परमाणु के नाभिक में होता है, कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो पते है। प्रोटॉन और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। कहाँ पे, इन नाभिक के अंदर, ओके। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 का सी। 35, किस ग्रह की सतह पर एक बड़ा लाल चिन्ह है, लाल, मंगल, तो मार्स। तो 35 का बी। एक वस्तु पर अपकेंद्री बल का अनुभव कब होता है, जब वो अपकेंद्री बल का अनुभव तब होता है जब वृत्तीय गति में होता है। तो सिंपल था 36 का ए। 37, जल की बूंदे किस कारण से गोलीय होती है, अभी जस्ट बाद पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव 37 का ए। देख रहे हैं गोलू गोलू है अपना जल का बूंद, पृष्ठ तनाव होगा। तो 37 का ए। 38, बैटरी का ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कहा जाता है, बैटरी के जो हमारा ऋण ध्रुव है इससे जुड़े हुए कहा जाता है कैथोड। तो याद रखेंगे कैथोड। निम्न से किस का इकाई न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर बल का, अच्छा नहीं होता है, ठीक है, यहां नहीं है। तो बल का क्या होता है, इसका होता है न्यूटन।
बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, कार्य का न्यूटन मीटर, और ऊर्जा का भी क्या होता है न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा बल का। तो 39 का ए, एकदम सबका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो 39 का क्या हो जाएगा ए। पार्श्व ध्वनि सुनी जा सकती है, पार्श्व ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे सुन सकते हैं। ये कितना होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो याद रखना है कौन सुन सकता है, कुत्ते सुन सकते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। लिखा हुआ ना क्लियरली, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, एक ही बात है। चलिए 40 का ए, ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है किसका, ताप का होता है, माध्यम के घनत्व का होता है, आर्द्रता का होता है और तरंग दैर्ध्य का होता है। इन सब का प्रभाव होता है, किसका नहीं होता है, नहीं पड़ता, वो होता है हमारा दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ताप के साथ क्या होता है, ताप की वृद्धि के साथ ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। माध्यम का घनत्व से क्या होता है, उससे भी गति बढ़ती है। आर्द्रता के साथ भी गति बढ़ती है और तरंग दैर्ध्य के साथ क्या होती है, समानुपाती होती है, मतलब स्वाभाविक से बढ़ेगी। तो 41 का सी। 42 डैश एक अर्धचालक का उदाहरण है, सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक के और भी कम से कम ये दो याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही नॉर्मली पूछे जाते हैं, बाकी भावनाएं हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक होते कौन है, अर्धचालक का मतलब होता है जिनकी चालकता चालक से कम और कुचालकों से अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है, अर्धचालक कहते हैं। तो 42 का बी। 43 गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें जो हमारी होती हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो कह सकते हैं गामा किरणें प्राध्वनिक तरंगे होती है, ये अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाली क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो 43 का डी, याद रखना है पूरी कहानी। 43 का डी। कौन रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, देखिए रेडियो सक्रिय तत्व में कम से कम ये चार का नाम याद रखिए, इसमें से कौन नहीं है यहाँ पे, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, कैडमियम। कैडमियम नहीं है, तो कैडमियम यहाँ आ जाएगा, नहीं है क्योंकि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, तो कैडमियम नहीं है। बाकी ये चार तो रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम है तो है। ठीक, एकदम आसान है चैप्टर, मतलब अच्छा क्वेश्चन, इजी पूछा था। 44 का डी। 45 रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होते हैं, अभी वाले नहीं, एलईडी ट्यूबलाइट नहीं, पहले जो आते थे उसमें हमारे दो फिलामेंट होते थे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, अक्रिय गैस तो होता ही है, ठीक है, एक फिलामेंट नहीं होता है, तो दो फिलामेंट होते हैं। तो सिंपल सा 45 का क्या हो जाएगा, डी, आसान है। 46 रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी में होता है। बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है और उसको किसी से भी जोड़ोगे तो क्या हो जाता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो बैटरी में थोड़ा सा और चर्चा कर ले, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा में, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और परमाणुक बम नाभिक को उष्मा में बदलता है, नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हैं। 46 का सी। 47 निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, ताप के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही बात है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं, आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, तो ये सही नहीं है बोला है, तो ये भैया सही नहीं है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु के वेग प्रभावित नहीं होता, सही बात है। ध्वनि की गति का प्रभावित नहीं करने वाले कारक क्या है, दबाव, आयाम, आवृत्ति, ये सब प्रभावित नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का सी। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है, किधर है, हर्ट्ज होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट विभवांतर का। पास्कल दाब का, याद रखना है सबको। 48 का डी। 49 यदि किसी पदार्थ को पीट कर चादर बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है, उसको मेलेबिलिटी कहते हैं, आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता मतलब चपटा किया जा सकता है, पीटेंगे तो चपटा हुआ, फटना नहीं चाहिए। दूसरा होता है सुघट्यता, मतलब बल हटाने पे वह अपनी मूल स्थिति में नहीं आती है, मतलब प्लास्टिसिटी, जैसे कोई प्लास्टिक होता है तो खींच दो तो छोड़ने पे वापस नहीं आ पाता है, तो उसी को कहते हैं। तन्यता आसानी से खींचकर जिसको तार बनाया जा सकता है, जैसे कॉपर वगैरह की तन्यता क्या होती है, अच्छी होती है, एल्युमिनियम की भी।
प्रत्यास्थता का मतलब है बल लगाए खींच के यहाँ रखे और छोड़ दिए, वापस वो पहले वाले शेप में आ गया, तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्यास्थता। याद रहेगा? तो 49 का ए। 50 निम्नलिखित में सदिश कौन है? लंबाई अदिश, समय अदिश, द्रव्यमान अदिश, तो सदिश क्या होगा? वेग। 50 का ए। 51 जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से ऊपर तक आता है तो वह यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है, या आकार में बढ़ जाता है, या आकार में कम हो जाता है, इसका आकार वही रहता है। देखिए जब नीचे रहेगा, ये बुलबुला जब नीचे रहेगा तो उस समय नीचे, पानी के नीचे जितना जाओगे वहां पर दबाव उतना ज्यादा होता है, तो दबाव ज्यादा होने के कारण दबाव नीचे रहेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर सब तरीके से क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, जिसके कारण क्या है? ये छोटू सा रहता है, लेकिन जो ही ये ऊपर आएगा, पानी के अंदर जितना नीचे जाओगे दबाव बढ़ता जाता है, पानी के जितना सतह के पास रहोगे दबाव कम होगा। यदि यहाँ इतने सारे लोग मिलकर दबाव डाल रहे थे तो यहाँ थोड़ा कम होगा, तो कम होने के कारण क्या होगा? नीचे में छोटा और ऊपर जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। तो यहाँ के लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यह आकार में बढ़ जाता है, क्योंकि दबाव ऊपर कम होता है, नीचे ज्यादा होता है। तो 51 का बी। अच्छा 51 85 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, तो हमने पहले भी बोला था कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं केमिस्ट्री से उठ के आ गए हों और कुछ बायोलॉजी से, तो सब मिक्सअप किया हुआ था, तो 50 से ज्यादा है। 51 का बी। 52 ल्यूमेन किस क्या मात्रक है? ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ये याद रखेंगे। ओके, इसमें कुछ करना तो है नहीं। 52 का सी। नेक्स्ट, अश्रव्य तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति, देखिए अश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य, ये होता है आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम, तो 53 का क्या हो जाएगा? ए। वह टेबल ही याद रखना है, तो 53 का ए। चलिए 54 भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सच्चरित्र है? वो हमारे सीवी रमन के रिस्पेक्ट, इन्होंने क्या दिया था? रमन इफेक्ट दिया था, बहुत बड़ी खोज थी इसलिए दिया जाता है, तो 54 का सी। 55 भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है? तो वहां क्या था? गामा किरणों का, और रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज के रेडियोथेरेपी के रूप में यूज किया जाता है गामा विकिरण का। ठीक है, एकदम आसान सा है। 55 का डी। 56 एक मोल बराबर होता है, याद ही होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 कण एक मोल के बराबर होते हैं। तो ठीक है, तो 56 का सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका 2020 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स के इतने ही थे, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। आसान आसान मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही था। 2011 में आपके क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उसको भी देखिए, यदि ठीक है वो भी अपलोड होगा तुरंत। थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ यदि पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा लगता है जब व्यू मिलते हैं, आप लाइक बटन दबाते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो अपना काम कुछ अच्छा है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।